Good evening, everyone. My name is Ankit Kharb. Welcome back to my channel. So today we are going to cover 19 September current affair. सॉरी यार लेट हो गया। और आजकल मेरे को जो है एक्सेसिव यूजेस ऑफ स्क्रीन के चक्कर में फिर मेरे को ना स्पेक्स यूज करने पड़ते हैं ताकि आईज के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज के डे का। सबसे पहले अपन इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। साइमल्टेनियस पोल प्लान गेट्स यूनियन कैबिनेट नोट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जम्मू कश्मीर फेज 1 पोल फेज 1 पीसफुल। आपको पता ही है 2014 के बाद अभी इलेक्शन हुए हैं तो 61% का वोटर टर्नआउट आया है। 59% इन्होंने लिखा था, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने, पता नहीं कौन सही है। आप 60 मान लो एवरेज परसेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया टू फ्री स्टॉक्स विद पाकिस्तान, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ये जो दिख रहा है ये केरला में एक्चुअली ना एक अवेयरनेस करने का तरीका है कि वो एनिमल के कपड़े पहन लेते हैं और एनिमल के कपड़े पहन के इस तरह के शोज करते हैं ताकि सामने वाले को या न्यू जनरेशन को वो कर पाए, अवेयर कर पाए। मणिपुर में फायर कर दिया ओपन, वो तो चलता ही रहता है। 5 लाख ईच टू ट्रांसफॉर्म, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एसटी से रिलेटेड स्कीम है इनटू होम स्टेज। ये एयरबीएनबी से रिलेटेड है। और एक लेबनान में बेसिकली वोकी टोकीज जो है वो ब्लास्ट हो गए और सोलर इक्विपमेंट एक्सप्लोडेड है। और आफ्टर पेजर ब्लास्ट, और पेजर्स भी थे, वॉकी टॉकीज जो जो होते हैं और पेजर्स थे वो ब्लास्ट हो गए। तो उसमें डेथ भी हो गई है कुछ पर्सन्स की। सबसे पहले साइमल्टेनियसली पोल प्लान गेट्स यूनियन कैबिनेट नोट। बेसिकली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है और मोदी की मैनिफेस्टो में भी था कि अब वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे। तो उसके बेसिस पे ये अपने आप को इन्होंने तो अप्रूव कर दिया। अब आगे अपोजिशन के साथ में और लोकसभा के पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होएगा। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन वाली चीजें इंप्लीमेंट होएगी। इसके ऊपर जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी वो दी थी फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर रामनाथ कोविंद। उन्होंने इनको रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट दी थी। तो इसमें क्या है बेसिकली कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, लोकसभा के इलेक्शन को और जो असेंबली वाले इलेक्शन है यानी विधानसभा के, उन दोनों के एक टाइम पे साथ कराना। फिर आगे फ्यूचर में पंचायत वाले इलेक्शंस भी क्या कहते हैं साथ में करवा लिए जाएंगे। तो अभी इसमें ना दो तीन चीजें हैं। पहला से तो यही है कि भाई गवर्नमेंट का से ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से काफी सारी चीजों में इंप्रूवमेंट होएगी, जैसे कि गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट होएगी। क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन चल रहे हैं, फिर हरियाणा के हैं, फिर महाराष्ट्र में है, उसके बाद दिल्ली में है, फिर बिहार में है। तो ऐसे इलेक्शंस चलते रहेंगे। तो मैक्सिमम पार्टीज, आपको पता है, पार्टीज के लीडर और कैबिनेट के मिनिस्टर्स वो सारे फिर अपनी पावर सस्टेन करने के लिए वो वहां पे इलेक्शन रिलीज करते हैं। उससे जो गवर्नेंस गवर्नमेंट के वर्क है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो उससे वो कर्टेल डाउन हो जाएगा। सेकेंडली, जो हर इलेक्शन में ब्लैक मनी यूज होता था, तो पीरियड वाइज पीरियड आता था तो ब्लैक मनी जो है यूजेस बढ़ जाता था। तो एक ही बार होएंगे तो वो ब्लैक मनी उतना यूज नहीं होएगा, लिमिटेड अमाउंट में होएगा। और उसके अलावा जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वर्क भी एक टाइम पे इंक्रीज हो जाएगा। बट इसमें अब चैलेंजेस क्या क्या है, ये तो मतलब गवर्नमेंट का से है कि इससे होगा क्या कि डेमोक्रेसी मोर वाइब्रेंट हो जाएगी और पार्टिसिपेटिव हो जाएगी। बेसिकली कि इससे तुम्हारे डिसीजन मेकिंग आसान होएगी, ब्लैक मनी पे कम कंजप्शन होएगा, गवर्नेंस ज्यादा होएगा, डेवलपमेंट पे फोकस कर पाएगा। ये सारे पॉइंट्स है गवर्नमेंट के। और इनिशियली जब इलेक्शंस भी स्टार्ट हुए थे इंडिया में, पहले इसी टाइम पे होते थे, बट धीरे धीरे कहीं पे गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे किसी की डेथ होगी, तो उसके बेसिस पे जो है इलेक्शंस की, सेंटर के इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शंस में गैप आ गया। अब इसमें जो अपोजिशन बोलती है, मतलब गवर्नमेंट तो ये बोलती है, अपोजिशन बोलती है, इससे दो चीजें हैं। पहली चीजें तो इससे जो है फेडरलिज्म खत्म हो जाएगा। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की सारी पावर फिर एक जगह ही रह जाएगी, मतलब उनको इंडिविजुअल समझा ही नहीं जा रहा स्टेट्स को। सेकेंडली ये बोलता है कि भाई
ये इम्प्रैक्टिकल है, ये हो नहीं सकता, उसके बारे में भी और डिस्कशन करेंगे। और थर्ड जो पॉइंट है, ये कह रहा है कि अगर किसी कहीं पे रूलिंग पार्टी है, वो लूज कर देती है मेजोरिटी स्टेट में, तो फिर क्या सिचुएशन होएगी? फिर क्या पूरे नेशन में दोबारा इलेक्शंस होएंगे? तो मतलब कहीं पे कोई कोई भी सिचुएशन आ जाती तो फिर वापस वो इलेक्शंस कैसे होंगे? और अभी भी क्या सिचुएशन है, जो लोकसभा के अंदर बोला गया है कि टू सिंक्रोनाइज द इलेक्शन, कि भाई सारे इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए। और एक और चीज देख लेना, नाम जो कोविन पैनल था, रामनाथ कोविंद पैनल, उन्होंने 18,000 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। और बट ये भी है कि आवर गवर्नमेंट बिलीव्स इन क्रिएटिंग अ कंसेंसस ऑन आइटम्स दैट अफेक्ट आवर डेमोक्रेसी द नेशन इन द लॉन्ग रन, एंड दिस इज अ सब्जेक्ट दैट विल स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन। लाइक मेरे को तो लगता है ये इम्प्रैक्टिबल है, क्योंकि उसके पीछे अभी रीजन दिखेंगे। सबसे तो ये देखो, पहले तो क्या करिए, टू सिंक्रोनाइज द इलेक्शन द कमेटी हैज सजेस्टेड दैट द प्रेसिडेंट थ्रू ए नोटिफिकेशन इशूड ऑन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा पोस्ट द जनरल इलेक्शन। लोकसभा के जनरल इलेक्शन का जो फर्स्ट डेट आएगी, एज उसको अपॉइंटेड डेट कंसिडर किया था, उससे पहले जो भी इलेक्ट हो चुके हैं और उनका चाहे 5 साल भी पूरे नहीं है तो भी डिसोल्व कर दिए जाएंगे। जो अभी रिसेंटली बिल्कुल ही ताजे ताजे हुए हैं उनको भी डिसोल्व कर दिया जाएगा, और फिर से उसमें क्या कहते हैं, फिर से उनको चुनाव होएगा। तो ऐसे कोई अपनी पावर लॉस करेगा तो मेरे ख्याल में तो क्या कैओस ही क्रिएट करेंगे जनता में। उसके बाद जो दूसरा है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। आर्टिकल 83, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता है ये किसी का। और आगे भी तो ये सिचुएशन हो जाती है, जैसे स्टार्टिंग में किया तो ऐसे ही था ना, कि भाई सारे स्टेट्स हर जगह सारे इलेक्शन टाइम पे होंगे, कुछ टाइम तक चले, उसके बाद हर एक में अपनी अपनी सिचुएशन आ गई, और उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पे इलेक्शन होने लगे। तो ये तो है ही। और आर्टिकल 172 को ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी देखना पड़ेगा, तो इनको भी अमेंड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल जो है लोकसभा और असेंबली पोल के लिए, वाइल द लोकल बॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे म्यूनिसिपलिटी और पंचायत के लिए। बट इसमें देखो, अब चैलेंजेस क्या क्या है, ये मैंने ये देख लिए, क्या कहते हैं, प्रो प्रो बता दिए इसके और नेगेटिव बता दिए। अब चैलेंजेस क्या क्या है? पहली चीज तो ये, अगर तुम सारे इलेक्शन सारे टाइम पे एक ही टाइम पे करवा दोगे तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या 5 साल वेला बैठेगा? पहली चीज तो ये। दूसरी, उसको करना फिजिबिलिटी क्या क्या है? पहली फिजिबिलिटी तो आप ये बताओ कि उसको इतना इतने सारे ईवीएम्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उनकी स्टोरेज करना पड़ेगा, उसको इस रेट से करना पड़ेगा, तो वो इमीडिएटली तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद अ, उसको लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे, उसके बाद उसको मैनेज करना, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसमें धांधलेबाजी ना होना, वो सारे इश्यूज, सो वो सारे इंटेक्ट रहेंगे। और फिर अल्टीमेटली तुम कर भी दो तो जो चीज पहले हुई थी उसके बाद वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर अब भी करवा दिए तो फिर बाद में फिर कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, कोई कहीं पे पार्टी डिसोल्व करे, कहीं पे बंदे भागे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? सो इट्स बेटर कि भाई स्टेट पॉलिटिक्स रहने दिया जाए, और सेंटर पॉलिटिक्स रहने दिया जाए, और दो काम पे ध्यान दे रादर देन इलेक्शंस के ऊपर। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी है। बेसिकली क्या है कि टोटल जो है 6 रिवर्स हैं, 3 जो है ईस्टर्न रिवर है, 3 वेस्टर्न रिवर है, ब्यास, रवि और सतलुज। इनका पानी जो है इंडिया यूज करती है, और चेनाब, इंडस और झेलम, इनका पानी पाकिस्तान यूज करती है। अब जाती सारी इंडिया के अंदर है से हैं, और जाती हैं तो उसमें बीच में किसी ने हाइडल प्रोजेक्ट लगा दिया, या बीच में रिवर वाटर सोर्ट कहीं पे होल्ड कर दिया, या कैनाल बना दी, तो उसके बेसिस पे ट्रीटी होती है। बट इंडस वाटर का क्या जो है, इरिगेशन एरिया या जो फ्लो है, वो फ्लो और एरिया वो काफी ज्यादा है रादर देन उस लिम्स में। अगर हम इस पूरी ट्रीटी की बात करें, रिवर ट्रीटी में, तो पाकिस्तान को ज्यादा पानी जाता है रादर देन हमें। शायद 60% प्लस पानी पाकिस्तान के पास जाता है, और 40% बिलो अपने पास पानी रहता है। और इस पर्टिकुलरली क्या है कि 64 ईयर ओल्ड ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी थी। इंडिया ने पाकिस्तान को 4 बार लिख दिया कि हाँ भाई मिल लो, बातचीत कर लेते हैं। बट वहां से ये बोले कि हम तो
हेड ऑफ कमीशन है, यानी पीएम टू पीएम ही बात करेंगे इन मुद्दों पे। तो इनके लिए जो अलग से स्पेशल कमेटी बना रखी है, तो वही बंदे बात करेंगे ना, क्यों पीएम का या किसी बड़े बंदे का जाना है, जो बंदे हैं वही करेंगे आपस में डिस्कशन। तो उसके बेसिस पे चार, पाकिस्तान ने ये बोला, 4 बार रिजेक्ट कर दिया। अब इंडिया बोला कि ठीक है, हमें नेगोशिएशन करना ही नहीं, जो होएगा देखी जाएगी। बट ओवरऑल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से अपन तो फिर भी इनको पानी छोड़ देते हैं, अपन ना कुछ कैनाल बनाते हैं। बट ऐसे प्रोविजन होने चाहिए जिस हिसाब से अपनी पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई है, और जिस हिसाब से हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। बट ऑब्वियसली कंसेंसस के साथ होना चाहिए, ताकि कोई पी, पीस जो है वो भंग ना हो। उसके बाद 5 लाख ईच टू ट्रांसफॉर्म ट्राइबल हाउसेज इनटू होम स्टेज। इसके अंदर इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में मैं आगे भी डिस्कशन करूंगा। बाकी आपको पता ही होगा, एयरबीएनबी करके एक स्कीम, होम स्टे करके एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप बेसिकली अपने घर को लिस्ट कर सकते हो, और कोई अगर आपका वो टूरिस्ट प्लेस है, तो वो कोई घर का वो एयरबीएनबी पे चेक करेगा, आपके घर को घर में स्टे करेगा। और इससे आपको भी थोड़ी बहुत इनकम जनरेट हो जाएगी, और आपका वैकेंट रूम जो पड़ा है, उसको तो आप सही ढंग से यूटिलाइज भी कर पा रहे हो, और आपकी इनकम भी जनरेट हो रही है, और सामने वाले को सस्ता भी पड़ रहा है। तो ऐसी ट्राइबल विलेजेस के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम 5 लाख, अप टू 5 लाख तक प्रोवाइड करेंगे ईच हाउस होल्ड को। ठीक है। विच सीम्स टू बी, भाई मेरे को ये लगता है कि वहां पे इतना टूर एंड ट्रेवलिज्म कैसे होता, अगर तुम वही बना के दे रहे हो तो कैसे है, मतलब फिजिबिलिटी आई डोंट नो, बट हाँ, दिस इज व्हाट दे हैव सीन। और प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग स्कीम इन 63,000 शेड्यूल्ड ट्राइब मेजोरिटी विलेजेस। तो ये एसटी के 63,000 विलेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। 25 इंटरवेंशन है, 5 लोग हाउस होल्ड को देंगे। बाकी ये 79,156 स्कीम के बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। अब ये क्या है कि पीएम आशा स्कीम टू कंटिन्यू विद एडिशन सेंटर, बेसिकली प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत है क्या। इसका मेन मोटो ये है कि हमें फार्मर्स को भी सही प्राइस देना है फसलों का, और हमें जो एंड कंज्यूमर है उसको भी सही प्राइस पे वो मिलनी चाहिए। उसको हम बेनिफिट करने के लिए हम दो चीजें कर रहे हैं। क्या क्या भाई, हम न्यूट्रिशन बेस सब्सिडी दे रहे हैं। 24,700 475 करोड़ का बजटरी रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या है कि बंदे जो भी फार्मर्स हैं, जो उगाते हैं, अगर वो फोस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जिस लेवल का उनकी फसल में होगा, जिस हिसाब के वो सीड लेंगे, उस हिसाब से उनको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और जो बाकी बाकी के जो कंजप्शन वाले हैं, पीएम आशा विल गो 35,000 करोड़ ड्यूरिंग दी 15th हाउसिंग कमीशन। और फिर वो ये कह रहे हैं, इट सेड द एक्सटेंशन ऑफ पीएसएफ स्कीम विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। तो इससे जो है, अगर उनको कर दिया, तो उनकी उनके बाइंग कर ली, तो फिर फाइनली वो कंज्यूमर को तो जो है वो सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि उनको सब्सिडी सीड में ही दे दी है। ठीक है। तो पीएम आशा के अंदर 35,000 करोड़ का एलोकेशन है, ये भी याद रख लेना। और एग्री हॉर्टिकल्चर commodities by maintaining strategic buffer stock of pulses and onion for calibrated release, it will also displace hoarding तो और इससे क्या होएगा कि पीएम आशा के अंदर न्यू कंपोनेंट्स है, विल नाउ हैव द कंपोनेंट्स ऑफ पीएसएस, पीएसएफ एंड द प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मतलब पीएम आशा के अंदर कोलैब हो जाएंगी 4 स्कीमें, पीएसएस, पीएसएफ, पेमेंट स्कीम, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। आपको पता है मार्केट इंटरवेंशन में मतलब क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट में, मतलब जो लोन आम आदमी को 7% में मिलता है, वो 4% में मिल जाएगा गवर्नमेंट को। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम ये होती है, डेफिसिट स्कीम में अलग होती है, पीएसएस स्कीम अलग, पीएसएफ स्कीम अलग। ये सारे पीएम आशा के अंदर आ गए, और 35,000 करोड़ की इसकी एलोकेशन बताई थी।
15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत, और बजटरी रिक्वायरमेंट जो है इसके लिए 24,475 होगी, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी चालू करेंगे। ओवरऑल ये है कि क्रेडिट दे दो किसान को, सब्सिडी दे दो किसान को, ताकि प्राइस ऑफ क्रॉप्स जो एंड कंज्यूमर है उसको जो है वो ना आए। फर्टिलाइजर्स के ऊपर भी सब्सिडी देने ताकि उसको महंगा ना मिले। अब एक चीज है फास्ट ट्रैक कोर्ट वर्सेस नॉर्मल कोर्ट्स अपने। आप देखोगे तो सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, इनके पास कोई फंक्शनल फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। अगर आप ये चार्ट देखोगे, 1950 में अपने पास जीरो केसेस थे और 2024 तक पहुंचते हैं अपन, तो जो राइट एक्सिस है वो तो है हाई कोर्ट की एक्सिस, और लेफ्ट एक्सिस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और हाई कोर्ट के अंदर 40 लाख प्लस केसेस। तो अब इनके लिए ना फंक्शनल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट करने लगे कि भाई जो छोटे मुद्दे हैं वो आपस में ही सुलझा लें, और ऐसे जिले वाइज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ओपन किए गए। उसका नंबर 907 हो गया था बाय 2020, बट अभी गिर के वापस से 840 समथिंग हो गया है। तो अब उसका शो दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा ऑपरेशनल है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद जो है, नहीं, सबसे ज्यादा ऑपरेशनल है गुजरात में एंड यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में सिर्फ 6 ही है। तो उनका नंबर भी ये दिखाया हुआ। तो भाई इनकी तो छुट्टियां बंद होनी चाहिए। प्लस वो होता भी तो ये है कि भाई तुम एक केस हो गया उसके बाद ऊपर PAL लगती रहती है, उसके बाद वही एक्सटेंड होता रहता है। एक बार हियरिंग तो हो ही जाती है। ऑन अडानी प्रपोजल टू लीज केनिया नायरोबी एयरपोर्ट। केनिया का केनिया के अंतर्गत नायरोबी एयरपोर्ट को जो PPP जो होता है वो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बट प्राइवेटली इनिशिएटेड प्रपोजल के बेसिस पे अडानी को मिल गया था केनिया की गवर्नमेंट से नायरोबी एयरपोर्ट, उसको ऑपरेट करने के लिए 30 ईयर्स तक। बट वहां पे किसी केनियन विसल ब्लोअर ने सोशल मीडिया पे ये बता दिया कि इन्होंने ये डील कर ली है, तो फिर वहां पे अनरेस्ट क्रिएट होगा कि उससे ये लगता है कि वो 5,000 जो केनिया के लोग एम्प्लॉयड थे वहां पे उनको कभी भी निकाल सकता है। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो वायलेट हो जाएंगी, उनके ह्यूमन राइट को हायर कर देगा, वापस से हायर करके टैक्स ब्रेक मिल जाएगा उसको 10 साल के लिए। तो उसके बेसिस पे केनिया में प्रोटेस्ट हुआ, और इसको फिर इवन दो वहां की जो केनिया एयरपोर्ट अथॉरिटी थी, और उन्होंने एक जो क्या कहते हैं नायरोबी रिफर्समेंट जुलाई इंटरनेशनल कमेटी थी एक कंसल्टेंसी फर्म जो हायर की थी, कंसल्टेंसी फर्म ने ये एडवाइस किया था कि आप जो है, कंसल्टेंसी फर्म ने ये एडवाइस किया था कि आप PIP के थ्रू ना जाके आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रखो, कि मतलब गवर्नमेंट भी देखेगी और प्राइवेट वाला प्लेयर भी देखेगा, ताकि जो राइट्स हैं वो भी वायलेट्स नहीं होंगे, तब वो होंगे। तो उसके चक्कर में अब जो भी होल्डिंग हुई थी, द लॉ सोसाइटी ऑफ केनिया एंड द केनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन हैव फाइल्ड ए ज्वाइंट एप्लीकेशन अगेंस्ट द डील इन द हाई कोर्ट। तो कोर्ट हैज इशूड एन ऑर्डर सस्पेंडिंग फर्दर मूवमेंट ऑन अडानी प्रपोजल। तो जो भी हुई है, आगे कोई मूवमेंट नहीं होगी, और इसके ऊपर जो है अडानी जो PIP के थ्रू टेंडर नोट कर रहे थे, रादर देन माइट भी कैंसिल भी हो जाए, तो ये सिचुएशन। अभी दो चीजें, चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर गेट अप्रूवल। चंद्रयान 4 अप्रूव हो गया। चंद्रयान 4 में हम क्या करेंगे, मून पे जाके हम वहां से रॉक्स लेके आएंगे ताकि उसकी एनालिसिस कर सकें। और इसके लिए तो ओवरऑल गगनयान के प्रोग्राम के अंदर 11,170 करोड़ है, और 2,104 करोड़ का जो है चंद्रयान 4 के लिए अप्रूवल किया गया है। और हमें ये भी बोला गया है कि भाई 2035 तक हम ऐसा स्पेस भी बना ले जिसमें हम ह्यूमन की भी ह्यूमन को भी लेके जा सके, यानी इंडियन एस्ट्रोनॉट को भी स्पेस में लेके जा सके। ऐसा भी हमें प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए बोला गया है। सेकेंडली जो है, यूनियन कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन
को सेटअप करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए गगनयान प्रोग्राम के लिए अप्रूवल दे दी है कि सस्टेन स्पेस स्टेशन बनाना 2035 तक, और क्रूड लूनर मतलब किसी बंदे को एस्ट्रोनॉट को भेज सकते हैं वो 2040 तक। 2104 करोड़ की एलोकेशन जो है चंद्रयान 4 को है। 1236 करोड़ की वीनस ऑर्बिटर मिशन को है। ये इंटरप्लेनेटरी वो होएगा प्रोग्राम। और ओवरऑल बेसिकली सबको लगता होगा कि इससे होता क्या है, कि स्पेस मिशन पे इतना करोड़ों का खर्चा होता है तो इसका एंड आउटकम क्या होता है या जनरल पब्लिक पे क्या फर्क पड़ता है। इसका बेसिकली कई सारे फायदे होते हैं इसके। पहला फायदा तो ये होता है कि हमें टेली कम्युनिकेशन जो मिलती है वो सैटेलाइट के बेसिस के थ्रू मिलती है। इवन दो हमें यूनिवर्स की स्टडी करने को मिलता है, इवन दो हमें वेदर फोरकास्टिंग के डिटेल्स मिलती है, डाटा कलेक्शन से जो भी बहुत सारी चीजों में अपने बेसिकली ये स्पेस प्रोग्राम्स काम आते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट फोकस करती है इन प्रोग्राम्स के ऊपर। उसके बाद जो है यूएस के अंदर फेडरल बैंक ने जो है 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दिए हैं बोरोइंग। सो बेसिकली अब बैंक जो है वो सस्ते में पैसा उठा पाएंगे, और बैंक सस्ते में पैसा उठा पाएंगे वो सस्ते में लैंड कर पाएंगे। ओवरऑल सिचुएशन क्या थी कि यूएस के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट 4.4% पहुंच गई है, जो कि पहले 4% थी। और इंडिया में अगर एक्चुअल डाटा बात करेंगे तो पता नहीं कितना है, बट गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से मोर देन 14-15% अनएम्प्लॉयमेंट है। सो उसके बेसिस पे यहाँ पे ये किया है तो क्रेडिट हुआ है। अब थोड़ी सी इन्फ्लेशन में बूम होएगा, बट बिकॉज लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो कंजप्शन ज्यादा होने लगेगा, कंजप्शन ज्यादा होने लगेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। सो ये है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा और इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे भी होता है, क्योंकि जैसे ये अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड परचेजिंग बढ़ जाती है। इवन आपको पता भी है अभी के बजट में गोल्ड में जो है, अभी के बजट में गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी। 6% ही रह गई है, शायद 9% घटाई थी। तो अब जो है वो इंपोर्ट और बढ़ गया उसके बेसिस पे। चाइना मानता नहीं है। चाइना वाली न्यूज है कि भाई चाइना अपना वेसल लेके पहुंच गया अप टू 24 नॉटिकल माइल। क्या है कि अप टू 12 नॉटिकल माइल तक तो जो है कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया के अप टू 12 नॉटिकल माइल तक जो समुद्र है वहां तक इंडिया ही क्लेम करता है, वहां पे कोई आ नहीं सकता विदाउट एनी इंडियन अप्रूवल। तो उसके बाहर जो 12 से 24 का गैप होता है वहां पे भी एक सर्विलेंस एरिया होता है, बट वहां पे भी इतना अलाउड नहीं होता कि वो आपके यहाँ पे वो पेट्रोलिंग के लिए अलाउड होता है, ना कि आपके डिस्ट्रॉयर लेके आ जाओ आप। तो चाइना अपने शिप पे एयरक्राफ्ट कैरियर रख के लेगा, जो डिस्ट्रॉयर हैं बेसिकली फाइटर जेट्स प्लेन्स हैं बेसिकली जापान के सेनाकाकू आइलैंड में, जिसको चाइना बोलता है डायो डायोयू। ठीक है। सो और जो ये दो आइलैंड्स के बीच में है ये योनागुनी एंड इरिमोत। तो चाइना तो भाई इंडिया को नहीं छोड़ता, चाइना जापान को नहीं छोड़ता, चाइना ताइवान को नहीं छोड़ता, चाइना हांगकांग को नहीं छोड़ता। चाइना ने डेट में पाकिस्तान को रखा हुआ है, श्रीलंका को रखा हुआ है, अभी बांग्लादेश में भी इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है। 3 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व लेके बैठा हुआ है, सबको क्रेडिट दे रखा है। अफ्रीका पूरा उसके पास आ चुका है, क्योंकि 50 कंट्रीज से ज्यादा तो उससे लोन लेके बैठे हैं। रशिया के साथ उसके अब एलाई हो गए, तो सुपर पावर अपने आप ही बन गया वो। उसके बाद इंडिया गेट्स रेडी टू एम्ब्रेस टेस्ट क्रिकेट स्लो बर्न इंटेंसिटी। बस इसमें मैं ये शो करना चाह रहा था, अभी इंडिया जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही है। पहले 2 मैच की टेस्ट सीरीज है बांग्लादेश के साथ, फिर 3 मैच की न्यूजीलैंड के साथ, और 5 मैच की ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसमें मैं इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि बांग्लादेश 4th नंबर पे आ जाती है, और वर्ल्ड मैं पॉइंट्स टेबल पे बता देता हूँ कि इंडिया टेस्ट टीम के अंदर 1st नंबर पे चल रही है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड पे न्यूजीलैंड, और फोर्थ पे बांग्लादेश। ये सरप्राइजिंग है काफी, क्योंकि श्रीलंका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जो अच्छी टीम्स होती थी ये पीछे चली गई हैं। तो अभी देखते हैं कि कैसे क्या होती है इंडिया की और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। बाकी आपको अगर पॉइंट सिस्टम समझना है तो विनिंग का 12 पॉइंट मिलते हैं, टाई जब होता है तो 6 मिलता है, ड्रॉ होता है तो 4 मिलता है। डिडक्शन भी होते हैं पॉइंट, वो स्लो ओवर रेट के बेसिस पे डिडक्शन होता है। और टेस्ट चैंपियनशिप का जो खेला जाएगा फाइनल, वो खेला जाएगा लॉर्ड में। उसके बाद ये 79,156 करोड़ एसोर्टेड एड्स
टू ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस ओवर 5 ईयर इन 7:3 रेशियो, मतलब 70% सेंटर देगी, 30% जो है स्टेट देगी। फिर ये 35,000 करोड़ की सपोर्ट दी जाएगी 100% एमएसपी में 3 पल्सेस को, टू रिड्यूस द इम्पोर्ट रिलायंस, प्राइस सपोर्ट टू कॉस्ट। उसके बाद स्पेस प्रोग्राम अपन ने डिस्कशन कर लिया, 2104 करोड़ चंद्रयान 4 को और 1236 करोड़ वीनस मिशन को दिए। और फर्टिलाइजर्स को जो 24,500 करोड़ की, जो नेक्स्ट रबी सीजन आएगी, जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स है उनको सब्सिडी दी जाएगी 24,500 करोड़ की। और अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत क्या है कि राइस को हटा के, मतलब उसकी राइस को हटा देंगे, उसकी जगह 3.5 मिलियन टन एक्स्ट्रा एलोकेशन कर दिया है वीट का, क्योंकि राइस महंगे पड़ते होंगे तो इसलिए। अभी कैबिनेट ने क्लियर किया है 79,156 करोड़ स्कीम फॉर बेनिफिट ऑफ 50 मिलियन ट्राइबल पीपल। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। क्या था कि इसमें जो स्टेट का शेयर रहेगा वो 22,823 रहेगा, बाकी का सेंटर का रहेगा। प्रधानमंत्री जन जातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके अंदर 63,000 विलेजेस को लेके आया जाएगा, जिससे 50 मिलियन यानी 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को फायदा आएगा। टू ड्राइव फॉर द सेचुरेशन ऑफ स्कीम्स 2 मिलियन, 20 लाख पक्के हाउसेस बनाए जाएंगे अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 25,000 जो है किलोमीटर जो है कनेक्टिंग रोड्स होंगे वो बनाए जाएंगे फ्रॉम ग्राम सड़क योजना, और 1,000 हॉस्टल बिल्ड किए जाएंगे। एंड पाइप्ड वाटर सप्लाई दी जाएगी, एंड इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा 235,000 विलेजेस का। और इससे क्या है कि इंडिया की एसटी ट्राइब 14.5 करोड़ थी 2011 के सेंसस के हिसाब से, एंड देर आर मोर देन 705 ट्राइबल कम्युनिटी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो यूनियन मिनिस्ट्री कह रहे हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इन जो है स्कीम, वो क्या करती है कि जो क्रिटिकल गैप्स है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड में, तो वो इन सारी डिफरेंट स्कीम्स का कन्वर्जेंस करने से एक होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा ट्राइबल एरियाज का, बेस्ड ऑन द लर्निंग्स एंड सक्सेस ऑफ पीएम जन मन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो 25 इंटरवेंशन है, 17 लाइन मिनिस्ट्रीज मिलके डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन नेक्स्ट 5 years दे विल इंप्लीमेंट दिस। अब रिन्यूड पुश टू मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर 20 इंडस्ट्रियल सिटीज जो हैं वो बनाने की बात की गई है, जिसमें से 4 बन चुकी हैं, 4 अभी बनने वाली हैं, ताकि जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। आज के टाइम में हमने पहले क्वार्टर में 5%, 6% जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ाया था, सेकंड क्वार्टर में हमारा कम हो गया, तो ठीक ठाक ही चल रहा है। 2 तरह के एक्सपोर्ट करते हैं, एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है, एक सर्विसेज एक्सपोर्ट होता है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो होता है वो गुड्स का एक्सपोर्ट बोलते हैं, मतलब टचेबल। सर्विसेज बेसिकली आईटी सर्विसेज, टेली सर्विसेज, उस तरह की सर्विस। अगर आप देखोगे तो सर्विस इंडस्ट्री अपनी बढ़ती जा रही है, 208, 213, 206, यहाँ पे बस डिप आया था क्योंकि कोविड आया था, उसके बाद 255, 325, 341, ये बढ़ रही है। और इसको देखोगे तो 451 के बाद 437 डिप आ गया था ये। हालांकि बढ़ी ये भी रहा है, बट 2-3 बार डिप हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केसेस में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, मेक इन इंडिया कैंपेन चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, ई को, तो हमें नए चैनल्स को ऐड करना पड़ेगा, हमें पॉलिसीज को ईज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो RODTEP, रिबेट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, उस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो टैक्सेस और ड्यूटीज जो लगते हैं उनको वो रिबेट कर देता है, तभी वो उनको प्रॉफिट में मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है ताकि भाई एक्सपोर्ट बढ़ जाए। और बाकी अभी जैसे 15 से 6% गोल्ड के ऊपर हो गया था, तो अब इंपोर्ट जो है वो अपने आप ही बढ़ गया है। इवन दो जो अदर चीजें हैं, मोबाइल फोन पे भी रेट कट कर दिया था, तो बस इसी के बेसिस पे चल रहा है चीजें। ओवरऑल ये फिगर याद रखना कि इंडिया जो है लगभग 400 और 300, 700, 730 और 740, 790, 798, $800 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज और मर्चेंडाइज को मिला के। गवर्नमेंट ने क्लियर किया 1,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स और फार्मर। इसके अंदर क्या है कि भाई
जो इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स हैं, बेसिकली किसी किसान की क्रॉप्स जो हैं वो उसने जैसे ही काटी, वो अगर इलेक्ट्रॉनिकली नेगोशिएबल वेयर हाउसेस में जाएगा जो कि 6,000 इन नंबर है, वहां से इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट ले लेगा, तो उसके बेसिस पे वो क्रेडिट ले लेगा। ये है ओवरऑल फंडा। ठीक है। और जो अपनी एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने बोला है कि भाई इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया है। और बस ठीक है। और हाइब्रिड सीड्स यूज करने के लिए बोला था कि भाई वो चीज जो है बेसिकली 1,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम दी है फार्मर्स को। अगर ENWR उसके पास होएगी तो वो उसके बेसिस पे उसको सबमिट करके गवर्नमेंट से अपना या बैंकों से अपना लोन ले सकता है सस्ती ब्याज दरों पे। ICICI बैंक की वैल्यूएशन देख लो। HDFC बैंक 12.92 करोड़ की वैल्यूएशन है, 13 लाख करोड़ की वैल्यूएशन यानी कि। ICICI बैंक की 9 लाख करोड़ की, और SBI के पास सबसे बड़ा यूजर बेस होने के बाद भी सिर्फ 7 लाख करोड़ की। पता नहीं ये ऐसा क्यों रह जाता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। चलो बाकी इंडिया की ये फिगर्स काफी बड़े होने चाहिए। गोल्ड गोल्ड कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लिटर अप 170 टू 73,264 पर 10 ग्राम। ठीक है भाई, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो तो यूएस के फेडरेशन इंटरेस्ट रेट कट होने से बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ने भी चाहिए। और गूगल जो पहले 2.4 बिलियन यूरो की एक वो चीज एंटी ट्रस्ट पेनल्टी हारा था, अब वो 1.5 बिलियन यूरो का फाइन 2019 से चल रहा था, एडसेंस के बेसिस पे ही चल रहा था। तो वो इस बार के लिए जीत गया है। उसने बोला है कि भाई EU target regulators targeted Google role as an ad broker for website, whereas the AdSense for such products placed advertising on platforms including newspaper, websites, blogs and travel sites। बट गूगल का ये शेय था कि उसने याहू और माइक्रोसॉफ्ट को जो है प्रिवेंट किया है मोनोपोली क्रिएट करने से। तो उन्होंने तो फेयर वे से काम किया है, बट उनका एलिगेशन ये था। तो अभी के लिए तो जीत गया है, बट ये कोर्ट में वापस अपील भी डाल सकता है। सो थैंक यू फॉर द डे। दिस इज today's news. Keep supporting. I will give, I will continue this session for you guys, for all of you. Thank you.